हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बिग पुश थ्योरी के बारे में, जो कि हमें दिया है पॉल रोजेंटाइन रोडान ने। बिग पुश थ्योरी बेसिकली बैलेंस थ्योरी के अंदर आती है। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के अंदर भी 3 थ्योरीज आती हैं, जिसमें से एक है बिग पुश थ्योरी, एक है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो कि नर्गसन ने दिया था, और तीसरी है लुईस की थ्योरी, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे बिग पुश थ्योरी, जो कि हमें रोजेंटाइन रोडान ने दी है। इस थ्योरी में क्या है कि जो रोजेंटाइन हैं, इनके अकॉर्डिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट जो है वो नेसेसरी है किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री की ग्रोथ के लिए। किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो जस्ट वेस्ट ऑफ रिसोर्स है इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि लार्ज इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। और वी मस्ट हैव मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अकॉर्डिंग टू रोडान, वी मस्ट हैव मिनिमम रिक्वायरमेंट। हमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमें एक टाइम पे लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। बेसिकली इनके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजिबिलिटी है। इन 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजिबिलिटी में क्या है, पहली जो है इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, दूसरी है इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड, तीसरी है इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई। ये तीनों इंडिविजिबिलिटी रोडान ने दी है। इनके अकॉर्डिंग इंडिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी जो भी इन्वेस्टमेंट करती है स्मॉल पार्ट्स में ना करे, स्मॉल पार्ट्स में ना करके लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसे जल्दी प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। स्मॉल पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने से हमें सिर्फ लॉस होगा, कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हम एक 10 रुपए की एक पेन ले रहे हैं। हम 10 रुपए का एक पेन ले रहे हैं, फिर हम और पेन लेना होगा हमें, तो हम और 10 रुपए जोड़ के फिर 20 रुपए का 2 पेन लेंगे। लेकिन हम यही अगर 50 रुपए का देंगे तो हो सकता है कि हमें ज़्यादा पेन मिल जाए, डिस्काउंट के ऊपर मिल जाए, क्योंकि हम ज़्यादा अमाउंट उसके लिए पे कर रहे हैं। 50 रुपए दे रहे हैं तो हो सकता है हमें 5 पेन के बदले 6 पेन मिल जाए, कुछ डिस्काउंट मिल जाए। सेम ऐसे ही हम जब स्मॉल इन्वेस्टमेंट के बजाय कुछ लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और यही आता है, इसी का मतलब होता है इंडिविजिबिलिटी। हम देखेंगे कि पहली इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत क्या आता है। पहली जो इंडिविजिबिलिटी है इसमें दिया था उन्होंने लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। किसी भी इकोनॉमी में जब हम लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी इकोनॉमीज़ जनरेट होती हैं। और इकोनॉमीज़ जनरेट होती है कहाँ से, सोशल ओवरहेड कैपिटल से। नाउ सोशल ओवरहेड कैपिटल का क्या मतलब होता है, सोशल ओवरहेड कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट ऑन पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ये हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि कोई गवर्नमेंट है हमें जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड कर रही है, लेकिन चीप रेट पे प्रोवाइड कर रही है, सस्ते दाम पे प्रोवाइड कर रही है। तो जब हमें इलेक्ट्रिसिटी सस्ते रेट पे मिलेगी तो हम वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है या जो भी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे, वो सब उसे ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे और उससे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा। इसी तरीके से जो सेकंड इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो सिंगल इंडस्ट्रीज़ है वो कभी भी डिमांड नहीं क्रिएट कर सकती, हमारी जो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट नहीं कर सकती। इसलिए जो हमारी इकोनॉमी है उसमें, कंट्री में हमारे इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़ का होना ज़रूरी है। इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़ जैसे छोटी छोटी इंडस्ट्री लाइक शू इंडस्ट्री हो गई, क्लोथ इंडस्ट्री हो गई, बिस्किट इंडस्ट्री हो गई, ऐसे और भी इंडस्ट्री छोटी छोटी। नाउ इसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं, जैसे कि शू इंडस्ट्री का कोई वर्कर है तो उसे ज़रूरत होगी क्लॉथ इंडस्ट्री से कुछ लेने की, कपड़े लेना है, तो वो अपनी जो इनकम का जो छोटा सा पोर्शन है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इनकम है, वो अपनी वो क्लॉथ इंडस्ट्री में स्पेंड करेगा। ऐसे ही जो बाकी वर्कर्स हैं, मे बी कि उन्हें टी की ज़रूरत है, चाय लेने की ज़रूरत है, चाय पत्ती खरीदने की ज़रूरत है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्मॉल अमाउंट जो है इनकम का वो उसमें स्पेंड करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो डिमांड क्रिएट करेंगे हमारी इकोनॉमी में, जो हमारे मैन्युफैक्चर हैं उनको और सामान मैन्युफैक्चर करने के लिए मोटिवेट करेगा। हमारी इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होगी कि एक शू इंडस्ट्री वाला लेबर क्लॉथ इंडस्ट्री की भी डिमांड कर रहा है, उसे बिस्किट भी चाहिए, उसे कपड़े भी चाहिए,
तो इस तरीके से जो डिमांड है इकोनॉमी में जनरेट होगी, और जब इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होगी तो मैन्युफैक्चर हमारे और मैन्युफैक्चर करेंगे प्रोडक्ट्स को, इससे हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी। थर्ड जो है वो इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें सेविंग ज़्यादा करनी चाहिए। सेविंग जो है वो शुड बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू गेन प्रॉफिट, और जो जैसे हम सेविंग ज़्यादा करते हैं तो हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो है हमारी वो कंज्यूम करने की बढ़ेगी। तो सप्लाई करने के लिए मतलब सेविंग भी ज़रूरी है, इनका ये कहना है बेसिकली किसी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, जो डेवलप्ड कंट्री है, उनके पास तो ऑलरेडी जो उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो ज़्यादा है। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है उनके लिए सेविंग करना भी ज़रूरी है। थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी थ्योरी।